अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल आज का शुरू करेंगे। आज के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल अगर आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ज़्यादा काम के नहीं है। इसलिए फ्राइडे को एक एडिटोरियल द हिंदू का जो हमने मिस किया था आज की क्लास में कवर होगा। जस्टिस इन फूड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है साइंटिफिक थीम में। इसमें ग्लोबल एमिशंस, क्लाइमेट चेंज, फूड, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, इस तरह की बातों के बीच का कनेक्शन बताया हुआ है। पढ़ने में इस तरह के एडिटोरियल थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन हम प्रोसेस करेंगे इसको एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह, ताकि इस तरह के आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने आए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जस्टिस इन फूड। फूड का मतलब खाना, जस्टिस का मतलब न्याय या इंसाफ। कह रहे खाने में भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ कैसा? आपको फूड्स ऐसे ही कंज्यूम करने हैं, खाने हैं जिनसे ग्लोबल एमिशन कम होता हो। अगर आप अनाज खाते हैं, बहुत ज़्यादा गेहूं खाते हैं, तो गेहूं से पानी बहुत लगता है और गेहूं की वजह से बहुत सारा नाइट्रोजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। तो गेहूं की जगह अगर आप बाजरा खाएं तो आप धरती के साथ न्याय करेंगे। जस्टिस इन फूड का मतलब यही है। बाजरा खाने से पानी भी कम लगता है और बाजरे का क्लाइमेट चेंज पे असर भी बहुत कम है। चलिए, कह रहे जस्टिस इन फूड सिस्टम्स इंप्लाइज ट्रांजिशन टू हेल्दी अफोर्डेबल डाइट्स। कह रहे जो जस्टिस है फूड सिस्टम में, जो इंसाफ है फूड बनाने और कंज्यूम करने के प्रोसेस में, उसका मतलब ये है, वो इंप्लाई ये करता है, उसका इशारा ये है कि एक ट्रांजिशन आ जाए या बदलाव आ जाए। ट्रांजिशन का मतलब है एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी स्टेट में आना। जैसे बच्चा जो है बचपन से, इन्फेंसी से अचानक से एडोलेसेंस में आता है, बड़ा हो जाता है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी फूड की आदतों में भी ट्रांजिशन लाना होगा। ऐसी डाइट्स कंज्यूम करनी होंगी जो ज़्यादा हेल्दी हैं और अफोर्डेबल हैं। चलिए, जस्टिस इन फूड सिस्टम्स की वर्ब है इंप्लाइज। इंप्लाई करना यानी किसी चीज़ का क्या मतलब निकलना, किस चीज़ से क्या इंडिकेशन निकलना। तो जस्टिस से इंडिकेशन यही निकलता है कि कुछ बदलाव अपनी डाइट में लाया जाए। जल्दी से बढ़ेंगे आगे। आज का आर्टिकल अगेन थोड़ा सा आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। मैंने अक्सर देखा है, फील किया है कि साइंस के थीम के आर्टिकल हम कम पढ़ते हैं। इस वजह से साइंस वाला आर्टिकल जब मिले तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इस क्लास के लास्ट में आपको ऐसा लगे कि आपने एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके उसका पोस्टमार्टम करके मीनिंग निकाला है। जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैबुलरी दिखाता हूँ। 5 वर्ड्स हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ पाओ। अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @official YT ग्रुप, आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे PDFs, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है, आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलोड कोर्स, इसमें SSC, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको UPSC का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा। 1225 के मामूली से प्राइस पे कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में C-सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, वो कैब शीट है, इसको कर देते हैं थोड़ा जूम इन ताकि आप मोबाइल पे भी ठीक से देख पाएं। पहला वर्ड है एंटेल। टेल मतलब पूंछ। एन एक रूट है, एक सफिक्स, एक प्रीफिक्स अंग्रेजी में, जो नाउन्स को और एडजेक्टिव्स को वर्ब बनाता है। एंटेल का मतलब है किसी चीज को अपनी पूंछ बनाना। अब देखो, पूंछ बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी जानवर की पूंछ जो है वो जानवर के हमेशा पीछे चलेगी। जिस डायरेक्शन में जानवर जाएगा उसी डायरेक्शन में पूंछ आएगी। ऐसा तो नहीं है जानवर जा रहा है लेफ्ट में, पूंछ जा रही है राइट में। तो एंटेल करना यानी जानवर की पूंछ की तरह जो पीछे पीछे आती है, किसी चीज को अपने पीछे लाना, जरूरी बनाना। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं वो पूंछ बना करके पीछे ले आते हैं, वो जरूरी बना देते हैं या लीड टू करते हैं बहुत कड़ी पनिशमेंट की तरफ, सजा की तरफ। और कहां पे? इन इस्लामिक रिजीम्स, ऐसे सरकारों में जो इस्लाम के हिसाब से चलती हैं।
आपने देखा होगा कि चोर के हाथ काट देते हैं, चोरी की दोनों हाथ काट दिए। तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उसमें बहुत हार्श पनिशमेंट एंटेल होती है, पीछे पीछे आती है। तो ऐसे वर्ड को ध्यान रखें, आज की क्लास में आएगा। इम्प्लाई भी इसका सिनोनिम है, जो कि आज की क्लास में आप देखेंगे, दोनों ही वर्ड्स आने वाले हैं। अगला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है कांच का कोई चीज, मिट्टी का कोई बर्तन, जो वैसे तो बड़ा मजबूत लगे। कांच का गिलास आप हाथ में ले लो, नहीं टूटेगा आपसे। मिट्टी का घड़ा आप हाथ से नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन हल्का सा पटक दो जमीन पे, वो टूट जाएगा। तो ऐसी चीजों को जो बहुत ज्यादा देखने में लगे मजबूत लेकिन अंदर से हो कमजोर, फ्रेजाइल कहलाती हैं। देयर इज अ फ्रेजाइल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत ही कमजोर सा, महीन सा डिफरेंस होता है एक सोल्जर सिपाही और एक टेररिस्ट के बीच में, दहशतगर्द के बीच में। चलिए, ये कहावत है अंग्रेजी में, है ना, ये मैंने नहीं बनाया सेंटेंस, अंग्रेजी की कहावत है। आपकी तरफ से जो लड़ेगा वो आपका सिपाही हो जाएगा, सामने वाले के लिए आपका सिपाही सोल्जर होगा, जो टेररिस्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। चलिए, महीन कमजोर चीजों को, वीक चीजों को टेनुअस, फ्लिम्जी, डेलिकेट भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड फ्रेजाइल इन टुडेज आर्टिकल। फ्रेजाइल का बिल्कुल उल्टा होता है रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग। अगला वर्ड अपने पास एक्सपीडियंट। हर वो चीज एक्सपीडियंट है जो वक्त की जरूरत के हिसाब से, व्यवहारिकता के हिसाब से सही है। एक्सपीडियंट का आसान भाषा में मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, सूटेबल। अ माइजर वुड नॉट स्पेंड मनी इवन व्हेन इट इज एक्सपीडियंट टू स्पेंड। एक कंजूस आदमी, माइजर आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, यहां तक कि तब भी जब प्रैक्टिकल हो, एक्सपीडियंट हो या व्यवहारिक हो पैसे को खर्च करना। एक और मीनिंग है इसका दूसरा वाला, वो भी बना के देखते हैं सेंटेंस। द कंपनी इज ट्राइंग टू अप्लाई इट्स लेटेस्ट इन्वेंशन इन एन एक्सपीडियंट वे। कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अप्लाई करे अपनी सबसे नई इजाद को, खोज को, एक व्यवहारिक तरीके से। आपने कोई नया फॉर्मूला, कोई थ्योरी, कोई प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसका कोई व्यवहारिक यूज नहीं है, तो वो बाजार में बिकेगा नहीं वो। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि अपनी इन्वेंशन को व्यवहारिक बनाए, एक्सपीडियंट वे में इस्तेमाल करे। प्रैग्मेटिक व्यवहारिक का बड़ा एक अच्छा सिनोनिम है। आज एक्सपीडियंट तो नहीं, लेकिन प्रैग्मेटिक इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जैसा ही है। अगला वर्ड अपने पास एंकर। कोई भी बड़ा जहाज, नाव, जब उसको समंदर के बीच में रुकना हो तो कैसे रुकेगा वो? चप्पू मारने बंद कर देगा, आगे नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, हिलेगा। अगर आप जहाज की मोटर्स को, इंजन्स को, नाव के चप्पुओं को मारना बंद भी कर दें तो ऐसा नहीं आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, लहरों के साथ आप इधर उधर हिलते रहेंगे। इसके लिए जहाजों में, नावों में होता है एंकर। एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा होता है जो रस्सी से बांध देते हैं और उसको जो है पानी में छोड़ देते हैं। बोट को वो पकड़े रखता है और इतना भारी होने की वजह से बोट को हिलने नहीं देता। अब देखो, वहीं से एंकर से एक वर्ब बनाई गई अंग्रेजी में, किसी चीज को फिक्स करना, फॉर्म बनाए रखना। अब इसको यूज करके देखो। शी एंकर्ड हर होप ऑन हर फ्रेंड्स हेल्प। उसने फिक्स कर दिया, मजबूत बना करके रख दिया अपनी होप को, आशाओं को, अपने फ्रेंड्स की हेल्प पे या अपने दोस्तों की मदद पे। मतलब दोस्तों की मदद का ही सहारा था उसका, यहीं पे उसने अपनी सारी आशाएं बांध रखी थी, एंकर कर रखी थी। चलिए, एंकर की एडजेक्टिव फॉर्म होगी एंकर्ड, जो बंधा हुआ हो, किसी जगह पे फिक्स्ड हो। ये वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपने पास इनऑर्डिनेट। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी आम, जो एवरेज हो, नॉर्मल हो। इनऑर्डिनरी जो खास हो, जो एवरेज से हटके हो। और वहीं से बना दो इनऑर्डिनेट, ऐसी चीज जो नॉर्मल के बियॉन्ड हो, पार हो, एक्सेसिव हो, जरूरत से ज्यादा हो। अगर किसी काम में बहुत ज्यादा देरी हो रही है तो ऐसा डिले हो रहा है जो इनऑर्डिनेट है। आपको काम करना था 5 बजे, 5:15 तक भी चल जाता, 5:30 भी चल जाता, लेकिन आपने 3 दिन बाद वो काम किया। तो ये काम जो है आपने जो बहुत लेट किया ना, एक्सेसिवली, ये इनऑर्डिनेट डिले था, अनरीजनेबल तरीके से काम हुआ है। तो ऐसे ही वर्ड को दिमाग में बिठाना। पीपल वर एंग्री एट द इनऑर्डिनेट लेंथ ऑफ टाइम दे हैड टू वेट आउटसाइड बैंक्स। लोग एंग्री थे, गुस्सा थे उस जरूरत से ज्यादा लंबे वक्त पे, लेंथ पे, वक्त की, टाइम की, जिसका उन्हें वेट करना पड़ा बैंकों के बाहर। चलिए, इनऑर्डिनेट को अनरीजनेबल, एक्सेसिव और अनड्यू भी बोलते हैं। देखिए, ड्यू का मतलब बकाया। जैसे मुझे आपको 10 रुपए देने हैं तो 10 रुपए बकाया है आपके नाम, ड्यू है ना आपके नाम, तो मैं बोलूंगा 10 रुपीज आर ड्यू। लेकिन आप बोलो कि 10 नहीं, मुझे तो 100 देना, तो ये 100 रुपए जो है ना, ये अनड्यू है, ये जरूरत से ज्यादा है, एक्सेसिव है, आपके बनते नहीं थे, आप मांग रहे हो मुझसे। तो अनड्यू का मतलब ऐसा भी होता है जो जरूरत से ज्यादा हो, जो बनता ना हो, उससे भी एक्सेसिव हो। तो ये वर्ड ऐसे ध्यान में रख सकते हो, तो रखना, अंग्रेजों ने ऐसे ही बनाया है, आज के आर्टिकल में आपको मिलेगा। चलो अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दें आपको, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए, एक नई रिपोर्ट छपी है साइंटिफिक जर्नल में, जिसमें यह पता लगा कि कौन सी फसल उगाने से कितना कार्बन एमिशन होता है।
और कौन सी फसलें क्लाइमेट के लिए और हमारे लिए भी अच्छी हैं। अगर हम उन फसलों की तरफ अपना फोकस बढ़ा सकें, सब दुनिया की सरकारें मिलके, तो वैसे ही 2050 तक क्लाइमेट चेंज से छुटकारा हमें मिल सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इस पूरी चीज को बहुत डिटेल में बताया इस आर्टिकल में, साइंटिफिक टोन है, साथ में प्रेगमेटिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। प्रेगमेटिक यानी व्यवहारिक, तो व्यवहारिकता की बात कर रहा है। बीच बीच में आपको यह भी बताएगा कि लोग अपनी डाइट क्यों नहीं बदलते हैं। सबको पता है अंदर से कि ये नहीं खाना चाहिए, सबको पता है अंदर से कि गेहूं खाना, चावल खाना आपको डायबिटीज या मोटापा देता है, लेकिन फिर भी लोग बाजरा नहीं खाएंगे क्योंकि गेहूं और चावल उनके धर्म, जाति और प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो वही खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह के कल्चरल और कास्ट वाले बैरियर्स के बारे में भी बात करेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू कर लेते हैं इसको। प्रैग्मेटिक और साइंटिफिक टोन है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके इसको एक रीडिंग दो, खुद से मीनिंग निकालो, फिर साथ में मिलकर पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कर लेना, आपके पास पॉज बटन है, ठीक है। मैं रुक नहीं रहा हूं, बहुत लंबा क्लास को नहीं करूंगा। कह रहा है बाय शोइंग दैट फूड अलोन ड्राइव्स 5 of the 6 breached planetary boundaries and about 30% of greenhouse gas emissions worldwide. The new EAT Lancet Commission on Healthy, Sustainable and Just Food Systems report shows how food systems are at the center of the overlapping climate, biodiversity, water and pollution crisis. ये क्लासिक सेंटेंस है, वो बड़ा वाला टेक्स्ट बुक टाइप का सेंटेंस है ना। किसी को बड़ा सेंटेंस पढ़ना सीखना हो तो इसको पढ़ लो। कह रहा जी ऐसा करके, बाय प्रेपोजिशन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब होता है ऐसा करके। क्या करके? ऐसा दिखा के, शो करके। क्या दिखा के? कि जो फूड है या खाना है वो अकेला ही ड्राइव करता है या आगे बढ़ाता है, पुश करता है। ड्राइव करना, किसी चीज के होने को पुश करना। और किस चीज को पुश करता है? 6 में से 5 out of 6 ऐसी प्लैनेटरी बाउंड्रीज को या हमारी प्लेनेट की सीमाओं को जो ब्रीच हो चुकी हैं, जिनको हम लांघ चुके हैं। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होती हैं। और ये काम जो है फूड ये भी करता है। अबाउट 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, 30% दुनिया का धुआं भी फूड को बनाने की वजह से निकलता है। फसलों में से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। कह रहा जी ऐसा दिखा करके कि खाना अकेला ही, एग्रीकल्चर अकेली ही इतने सारे काम, इतना सारा नुकसान धरती का करती है। कह रहा हुआ क्या? हुआ ये कि एक नई रिपोर्ट आई है इस नाम की, न्यू ईएटी लैंसेट कमीशन ऑन हेल्दी सस्टेनेबल जस्ट फूड सिस्टम्स। कह रहा है ये जो रिपोर्ट है उसने ऐसा बता करके हमें ये दिखाया है, या वो ये दिखाती है कि हाउ, या कैसे जो फूड के सिस्टम्स हैं, फसलों और जानवरों को मार करके खाने का जो सिस्टम है वो सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है, फोकस में है क्लाइमेट के, बायोडाइवर्सिटी के, वाटर के और पोल्यूशन के क्राइसिस के ओवरलैप के। पोल्यूशन क्राइसिस आप समझते हैं, वाटर क्राइसिस यानी पानी की कमी, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस यानी जो अलग अलग जानवर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस आप ऑलरेडी इसका मतलब भी समझते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो ये सारे क्राइसिस जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए हैं। ऐसा नहीं है क्लाइमेट ठीक है और वाटर खराब हो रहा है, वाटर पर्याप्त है और पोल्यूशन बढ़ गया। ये सब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मिक्सड अप है। तो इनके सेंटर में है जो है वो है फूड के सिस्टम्स, ये हमें पता लगता है। होपफुली इस सेंटेंस से मैंने जस्टिस किया। एक बार करूंगा रिपीट, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। सेंटेंस इतना ही है कि एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ये रिपोर्ट, सब्जेक्ट है रिपोर्ट, इसकी वर्ब शोज, हमें ये रिपोर्ट दिखाती है। और ये दिखाती है कि क्या, कि कैसे जो फूड सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल फोकस में है, बीच में है, मध्य में है, सेंटर में है, इन सभी क्राइसिस की, इन सभी तूफानों के, विपत्तियों के जो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, वाटर और पोल्यूशन से मिली जुली हैं। और ये रिपोर्ट ये काम करती कैसे है? इसने एक छोटा सा करतब किया। इसने, इस रिपोर्ट ने ऐसा दिखा दिया हमें कि फूड जो है वो अकेला ही ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है 6 में से 5 उन प्लेनेट की सीमाओं को जो हम तोड़ चुके हैं, और लगभग दुनिया के 30% धुएं को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को। चलो अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने मेरे ख्याल देख ही ली है। रिपोर्ट की वर्ब है शोज, सिस्टम्स की वर्ब है आर, फूड की वर्ब है ड्राइव्स। चलो अब ये क्या है जी? प्लेनेटरी बाउंड्रीज। प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या होती हैं? देखो 6-7 बाउंड्रीज बनाई है हमने कि अगर ये क्रॉस हो गई उसके बाद दुनिया हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर अर्थ अपने आप हमारे से हिसाब करेगी, है ना, अपना बदला लेगी। तो बाउंड्रीज क्या है? जैसे पानी का क्राइसिस आ गया, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो गई, है ना, आपने देखा कि सारे मेंढक खत्म हो गए, सांप खत्म हो गए, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाए, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस आ जाए। बहुत ज्यादा धुआं हो गया जैसा दिल्ली में हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज ऐसा आ गया कि दुनिया गर्म ही हो गई। बीच में आपने सुना होगा ओजोन लेयर थी, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में और अपने एसी में गैस पड़ती है, उससे ओजोन लेयर खराब हो रही थी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी हमारी बाउंड्रीज हैं प्लेनेट की, जो एक एक करके हम ब्रीच करते जा रहे हैं, धरती को तबाह कर रहे हैं। तो 6 में से 5 ये बाउंड्रियां जो हैं, ये हमने फूड की वजह से, एग्रीकल्चर और जानवरों को मार के खाने की वजह से ब्रीच की है। चलो बाकी सब कुछ देख लिया आपने। प्लेनेटरी देख लेना, जो प्लेनेट से यानी अर्थ से जुड़ा हुआ हो। प्लेनेटरी यानी ग्लोबल। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, एक वर्ड जो इस वर्ड से मिलता जुलता है, आराम से सर्च करना, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा अगर आप खुद सर्च करेंगे। सर्च करना है वर्ड आपको, प्लेनरी, PLENARY। ये क्या है? प्लेनेटरी, जो प्लेनेट से जुड़ा हो। मैं आपको वर्ड दे रहा हूं प्लेनरी। दोनों वर्ड अलग हैं, इनका मीनिंग अलग होता है। खुद से सर्च करोगे तो हमेशा दिमाग में बैठेगा, लिखना कमेंट्स में ताकि याद रहे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अपने फटाफट देख लेते हैं एक दो छोटे छोटे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है जी एट द सेंटर ऑफ। एट लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, ऑन सेंटर नहीं होता। एट द सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। और ध्यान ये रखना है, एट तो लगाओगे लेकिन अंग्रेजी में टॉप बॉटम सेंटर के आगे हमेशा द का इस्तेमाल होता है। एट द सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम, ये द को कभी भी ओमिट नहीं करना है। ये कुछ खास वर्ड्स अंग्रेजी में जो अपने आगे हमेशा द का इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे सभी डायरेक्शन के आगे यूज होगा, ईस्ट वेस्ट, तो द ईस्ट, द वेस्ट, है ना। अगर आप वर्ड लिख रहे हो दुनिया, तो वर्ड के आगे भी द लगता है। और वेदर लिख रहे हो मौसम, तो मौसम के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ खास वर्ड्स हैं, कुछ खास नाउन्स अंग्रेजी में जो बिना बात हमेशा अपने आगे द का इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये वर्ड देखो क्राइसिस। ये वर्ड पता कैसे बना है? एनी आइडिया? CRISES। हमने तो क्राइसिस की स्पेलिंग ऐसी देखी है, ये ऐसी कैसे हो गई? देखो ये कुछ खास वर्ड्स अंग्रेजी में बाहर की लैंग्वेज से आए हैं, जिनके लास्ट में IS आता है, और ये होते हैं सारे सिंगुलर IS के साथ। लेकिन इनका प्लूरल बनाना हो तो आपको पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इनके, इस आई को ही ई में बदल दो, इनका प्लूरल बन जाता है। थीसिस यानी एक रिसर्च, थीसिस ES के साथ में बहुत सारी। बेसिस यानी एक आधार, और बहुत सारे आधार तो बेसिस। क्राइसिस यानी एक विपत्ति, बहुत सारी विपत्तियां तो क्राइसिस। अब इन्हीं वर्ड्स के ऊपर, इसी फॉर्मूला के ऊपर ये सारे वर्ड्स भी देख लो। एनालिसिस, डायग्नोसिस, नेमेसिस, जेनेसिस और प्रोग्नोसिस। अपने आप लिख करके, दिमाग में बना करके, पेपर पे, पेन पे, जैसे भी इनका प्लूरल बनाने की कोशिश करो। एनालिसिस होता है किसी चीज की रिसर्च या विश्लेषण। डायग्नोसिस होता है किसी चीज की जांच। नेमेसिस होता है आपका दुश्मन। जेनेसिस होती है किसी चीज की शुरुआत। प्रोग्नोसिस होती है, ये भी डायग्नोसिस जैसा है, जांच को बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो ये सारे वर्ड्स देख लेना, IS से ES बदलते हुए सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। तो यहां पे ये सारे, बहुत सारे क्राइसिस हैं तो प्लूरल बनाया गया। बढ़े आगे। रीडिंग के साथ ही मैं ग्रामर कवर करवा रहा हूं मैक्सिमम जितनी हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चलो खुद से पढ़ना जरूर है इसको, वहीं स्टोरी आगे पढ़ो। कह रहे फूड फ्रॉम एनिमल्स अकाउंट फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल एमिशंस, whereas the grains dominate नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वाटर यूज। कह रहे फूड जो आता है एनिमल से, बात कर रहा है नॉन वेजिटेरियन फूड की, चाहे एग्स हो, चाहे मीट हो, चाहे चिकन हो। कह रहे मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अकाउंट फॉर करते हैं या हिसाब देते हैं सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एमिशंस का। अगर किसी जानवर से मीट आपको निकालना है तो जानवर को पहले खिलाओगे, पिलाओगे, उसको बड़ा करोगे, जानवर और ज्यादा पालोगे, तो इससे क्या है, उस जानवर की वजह से बहुत सारा कार्बन एमिशन होगा। तो सबसे ज्यादा यहीं से होता है। कह रहे जबकि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में देखे हैं तो जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो डोमिनेट करता है, हावी होता है इन सभी चीजों के इस्तेमाल पे, नाइट्रोजन के इस्तेमाल पे, फॉस्फोरस के इस्तेमाल पे और वाटर के यूज पे। कह रहे हैं ओनली कंबाइंड एक्शन इंक्लूडिंग कट्स टू फूड लॉस, enhanced and durable productivity gains and dietary changes can reverse these trends। कह रहे सिर्फ कंबाइंड एक्शन अगर हो, मिला जुला एक्शन हो, और उसमें क्या क्या मिला जुला हो, इंक्लूड जो करता हो वो सारी की सारी ये चीजें। पहला हो आपके फूड के लॉस में कट आए, फूड का जो है फूड की खराबी कम हो, फूड कट जो है उसमें लॉस में कट आए, समझ गए ना। फूड सड़ गया, आपने खाया नहीं, बना करके फेंक दिया, इसमें आप कटौती करो। फिर आप ऐसे प्रोडक्टिविटी के गेन्स करो, एग्रीकल्चर में इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ जो इनहांस भी हो, ड्यूरेबल भी हो, टिकाऊ भी हो। फिर आप अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव लाओ। कह रहे ये सारे कंबाइंड एक्शन जो है ना, यही रिवर्स कर सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं। रिवर्स करना समझते हैं ना, किसी चीज को वापस लाना जहां से वो शुरू हुई थी, इन सारे ट्रेंड्स को, इन सारे रुझानों को। कह रहे द प्रिडिक्शन ऑन बायो जियोकेमिकल फ्लोज
इज स्टार्क। कह रहे फिर हमारी जो प्रिडिक्शन है आगे की, जो अंदाज हमने लगाया है बायो जियोकेमिकल फ्लोज का, वो बड़ी स्टार्क है, बड़ी ही ग्लूमी है, उदासी भरी है, हार्श है। बायो जियोकेमिकल फ्लोज क्या होता है वो आपको भी आगे बताएगा। कह रहे जी करंट एग्रीकल्चर लीव्स अ ग्लोबल नाइट्रोजन सरप्लस मोर देन ट्वाइस इन एक्सेस ऑफ द सेफ लिमिट्स। कह रहे जो करंट हाल का एग्रीकल्चर जो है या खेती करने का जो तरीका है वो लीव करता है या अपने पीछे छोड़ता है नाइट्रोजन के एक सरप्लस को पूरी दुनिया में ग्लोबल, जो ट्वाइस से भी ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस है। और किससे? सेफ लिमिट से, एक्सेस से। आपको पता है खेतों में डाली जाती है खाद, उर्वरक बोलते हैं जिसको, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन। तो अगर आप गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, तो सारा फर्टिलाइजर जो है, दुनिया का सारा नाइट्रोजन जो है गेहूं चावल के खेती में लगा देते हैं। गेहूं और चावल जो है उसकी खेती में 30%, लगभग 30% नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब होता है। बाकी का 70% जो किसान ने डाला वो पता है कहां रह जाएगा? मिट्टी में रह जाएगा और नीचे पानी में जाकर के मिक्स हो जाएगा। तो पहले तो दुनिया की नाइट्रोजन खत्म हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, वो सेफ लिमिट से ज्यादा हमारे पानी में और मिट्टी में और खाने में आ रही है। तो ये है करंट एग्रीकल्चर का बायो जियोकेमिकल फ्लो, जो बड़ा उदासी, बड़ा स्टार्क है, हार्श है, खराब तरीके का है। चलिए प्रिडिक्शन की वर्ब है इज, स्टार्क आपने देख लिया। एग्रीकल्चर की वर्ब है लीव्स, एग्रीकल्चर छोड़ देता है एक सरप्लस को, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी को, एक्सेस को, जो है नाइट्रोजन का सेफ लिमिट से दुगना से भी ज्यादा। कह रहा है एफिशिएंसी गेन्स लेफ्ट अनकरेक्टेड बाय गुड पॉलिसी कैन आल्सो स्पर मोर आउटपुट दैट देन इरेजेस एनवायरमेंटल सेविंग्स। अब जो मैंने आपको समझाया वही बात इसने लिख दी। कह रहा है आपने जो एफिशिएंसी में गेन्स किए हैं, अपनी कार्य कुशलता में जो इजाफे किए हैं, अच्छा उर्वरक बना दिया, अच्छी खाद मिला दी, और कह रहे वो गेन्स जो कि करेक्ट नहीं किए आपने अच्छी पॉलिसी के थ्रू, फर्टिलाइजर बनाया और अंधा होकर के किसान के हाथ में दे दिया कि डाल जितना मर्जी डाल। कह रहा है अच्छी पॉलिसी जब उनके पीछे नहीं होती, ऐसे अच्छे कामों के पीछे भी, तो फिर वो स्पर करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं, इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं और ज्यादा आउटपुट को और ज्यादा खपत को, जो है पैदावार को, और ऐसी पैदावार जो कि फिर इरेज कर देती है, हटा देती है या मिटा देती है एनवायरमेंट में की गई सेविंग्स को या बचत को। तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए आपने बनाया था फर्टिलाइजर, लेकिन वो फर्टिलाइजर से इतनी ज्यादा आपने खपत कर दी, इतनी ज्यादा पैदावार कर दी कि एनवायरमेंट को बचाने की जो सेविंग हुई थी वो सारी खराब हो गई। तो ये मतलब इस बात को इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है। एफिशिएंसी गेन्स की वर्ब है कैन स्पर, स्पर करना, किसी चीज को स्टिमुलेट करना, भड़काना, ट्रिगर करना, एक्साइट करना, एक्टिवेट करना। आउटपुट के लिए आया देन की वर्ब है इरेजेस। चलो बढ़े आगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूं मैं, लेकिन सीख लो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल भी पढ़ने आने चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग लो इसकी सभी लोग मिलके। कह रहा है द कमीशन इज प्रैग्मेटिक टू एक्नॉलेजिंग दैट अ रिस्पॉन्स कंबाइनिंग एवरीथिंग फ्रॉम डायटरी चेंजेस टू एमिशन मिटिगेशन वुड स्टिल ओनली बेयरली रिटर्न द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम्स टू सेफ्टी। कह रहा है ये जो कमीशन जो थी जिसने रिपोर्ट लिखी है लैंसेट वाली, वो बहुत प्रैग्मेटिक भी है, बड़ी व्यवहारिक भी है। सिर्फ किताबी बातें नहीं करती है कमीशन, बड़ी व्यवहारिक तरीके से इसने बताया है, इस चीज को मानते हुए, एक्नॉलेज करते हुए। और क्या एक्नॉलेज ये करते हुए कि अगर दुनिया एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दे, अगर एक ऐसा रिस्पॉन्स आ जाए जो कंबाइन करता हो एड़ी से चोटी तक हर चीज को, एवरीथिंग, जिसमें डाइटरी चेंजेस से लेकर के धुएं के छोड़ने में जो मिटिगेशन है या कमी है, ये भी हम कर दे, सब कुछ कर दे हम। कह रहे ये अभी भी स्टिल सिर्फ बड़ी मुश्किल से रिटर्न करेगा या लौटाएगा हमारे वर्ल्ड के फूड सिस्टम को, एग्रीकल्चर और मीट सिस्टम को सेफ्टी तक। और किसके सामने? विज और वी, विजो वी का मतलब होता है अगेंस्ट या इस चीज के सामने, सामने क्लाइमेट एंड फ्रेश वाटर क्राइसिस के। और ये काम होगा मिड सेंचुरी तक, 2050 तक। तो क्लाइमेट और पानी को लेकर के जो तूफान चल रहे हैं ना, ये इतने खराब हो गए हैं कि अगले 25 साल तक हम एडी से चोटी का जोड़ भी लगा दें तो भी हम सेफ लिमिट्स तक पहुंचेंगे बड़ी मुश्किल से, है ना। अच्छी कंडीशन में तो तब भी नहीं आने वाले। ये रिपोर्ट बड़ा व्यवहारिक होकर के हमें बताती है। कह रहा आगे क्या होगा, द प्रेशर ऑन न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी विल रिमेन। जो प्रेशर है, दबाव जो है न्यूट्रिएंट की सिक्योरिटी पे, न्यूट्रिशन वाले तत्वों की जो है मात्रा पे, वो फिर भी बना रहेगा। नाइट्रोजन ज्यादा है, फास्फोरस कम है, फल खा रहे हो लेकिन फल खाने के बाद भी उसमें विटामिन नहीं है, तो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी पे प्रेशर बना रहेगा सब कुछ करने के बाद भी। चलो कमीशन की वर्ब है इज, रिस्पॉन्स की वर्ब है वुड रिटर्न। विजु वी, ये फ्रेज देख लेना, बहुत बार आता है। विजु वी का मतलब होता है सामने। टारगेट था आपका 100 रन का, सामने आपने बनाए 80 रन, तो यूज कोड 80, विजु वी अ टारगेट ऑफ 100। ऐसे इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है।
ठीक है, कंपेयर टू एंड रिलेशन टू भी बोल सकते हैं। कह रहा है जी इट डज मेक वन क्वेश्चनेबल अजम्पशन। कह रहा है फिर इस रिपोर्ट में एक अव्यवहारिक चीज भी है, एक ऐसी अजम्पशन भी है जिसपे सवाल उठते हैं, क्वेश्चनेबल है। क्या अव्यवहारिक चीज है भाई? द जीडीपी विल ग्रो 127% इन 30 years, whereas the policy focus on lower growth and worse climate जो है शॉक्स। कह रहा है अजम्पशन ये इसमें डाल दी गई कि दुनिया की जो जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी बात हो रही है, ये 127% हो जाएगी अगले 30 सालों में। समझ पा रहे हो? आज मान लो दुनिया की जीडीपी है $100 ट्रिलियन, हालांकि इतनी नहीं होगी, होगी इसी के आसपास होनी चाहिए। अमेरिका की ये 25-30 तो है ना, फिर चाइना है। तो कह रहे हैं $100 ट्रिलियन से अगले 30 सालों के अंदर 127% हम ग्रो कर जाएंगे, $227 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी हो जाएगी। तो ये अजम्पशन मान करके इसने सारी कैलकुलेशन की है। कह रहे हैं ये अजम्पशन बड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी का जो होना चाहिए वो फोकस करना चाहिए कि आने वाले वक्त में ग्रोथ लोअर होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी अभी हो रही है, और क्लाइमेट के शॉक्स और ज्यादा वर्स होंगे और ज्यादा खराब होंगे। तो 127% लगता है सुनने में ठीक है, हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। जितनी तेज से जीडीपी दुनिया की बढ़ी है 20 सालों में, आगे बढ़ना मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से शॉक्स हमें मिलेंगे। चलिए, इट आया है इस रिसर्च के लिए, वर्ब है इसकी डज मेक, इट आया कमीशन के लिए, ठीक है। जीडीपी की वर्ब है विल ग्रो, पॉलिसी वेरस का मतलब है जबकि, ठीक है, वेरस पॉलिसी, जबकि पॉलिसी को शुड फोकस करना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लो ग्रामर का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अंग्रेजी में एडजेक्टिव की सेम डिग्रीज को ही लिखा जाता है एक साथ। जैसे पॉजिटिव डिग्री के साथ में पॉजिटिव डिग्री लगाओ एंड लगा के, कंपैरेटिव के साथ में कंपैरेटिव लगाओ, और सुपरलेटिव के साथ में सुपरलेटिव लगाओ। ध्यान इसमें यह भी रखना है कि पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों आ सकती हैं, कंपैरेटिव के साथ में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों आ सकती हैं, सुपरलेटिव के साथ में दूसरी कोई नहीं आएगी, सिर्फ सुपरलेटिव आएगी। पहले वाली डिग्री से दूसरी डिग्री एक स्टेप ज्यादा या उसके जैसी भी हो सकती है। समझ पा रहे हो? मान लीजिए आपने बोला रमेश इज गुड एंड हेल्दी। रमेश एक चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस कार इज फास्ट एंड इकोनॉमिकल। ये कार जो है फास्ट भी है और इकोनॉमिकल भी है। पॉजिटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री को मैंने जोड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। फास्ट के बाद में आप इकोनॉमिकल की जगह पे मोर इकोनॉमिकल भी लिख सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते दिस कार इज फास्टर फास्टर एंड इकोनॉमिकल। उल्टा नहीं जाएगा, डिग्री पीछे नहीं आएगी, आगे की तरफ बढ़ सकती है एंड के बाद। जैसे द आइडिया वॉज सिंपलर एंड एफिशिएंट, ये आइडिया सिंपलर था, पहले से ज्यादा आसान था, और एफिशिएंट भी था, कार्यकुशल भी था, असरदार भी था। आपने दो डिग्रियों को जोड़ा, पहली डिग्री है कंपैरेटिव सिंपलर, दूसरी डिग्री है पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या कहता है? कंपैरेटिव के साथ में कंपैरेटिव आएगा, या सुपरलेटिव लगाना हो तो लगा सकते हो। तो पहले तो यहां पे ये पॉजिटिव लगा, इसको निकाल दो, यहां लिखो मोर। द आइडिया वॉज सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट। और चाहो तो अगर आप मीनिंग बनाना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मोस्ट एफिशिएंट। आइडिया सिंपलर भी था और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी था, ठीक है ना। एक डिग्री ऊपर बढ़ सकते हो या सेम डिग्री रखो। द सिटी वॉज रैंक द सेफेस्ट एंड क्लीनर, सिटी को रैंक किया गया कि वो सबसे सेफ है और क्लीनर भी है, ज्यादा साफ भी है। द सेफेस्ट आपने सुपरलेटिव लगाई है, अगली डिग्री सुपरलेटिव ही हो सकती है, इससे नीचे की नहीं होगी। यहां लिखो द क्लीनेस्ट। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, इसलिए यहां लगाया गया लोअर ग्रोथ एंड वर्स क्लाइमेट शॉक्स, है ना। यहां भी कंपैरेटिव और यहां भी कंपैरेटिव। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट बार बार आर्टिकल में रिपीट होगा, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ खींचता रहूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको रीडिंग दो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया मेंटेन्स अ सीरियल हैवी डाइट while meeting benchmarks by 2050 entails more vegetables, fruits, nuts and legumes which could raise average consumer prices। कह रहे इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया मेंटेन करता है एक ऐसी डाइट जिसमें सीरियल बहुत हैवी होते हैं, अनाज बहुत ज्यादा होता है। और ये कह रहा है जबकि अगर हमें मीट करना हो बेंचमार्क्स को, स्टैंडर्ड्स को, मानकों को, मापदंडों को जो हमने फिक्स किए हुए हैं 2050 तक, तो ये मीट करने का काम एंटेल करेगा, जरूरी बनाएगा, लीड टू करेगा कि हम इन सारी चीजों को ज्यादा उगाएं और खाएं। सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, नट्स खाएं और लेग्यूम्स खाएं। लेग्यूम्स का मतलब होता है दालें, है ना, मूंग दाल, जिनको स्प्राउट कर सकें। और कह रहे ये वो चीजें हैं जो बढ़ा देंगी, रेज कर देंगी कंज्यूमर के, एवरेज कंज्यूमर के प्राइसेस को। हर आदमी अनाज छोड़ करके ड्राई फ्रूट मंगा के खाने लगे, फ्रूट खाने लगे, चावल को हटा करके, जो कि अच्छी बात है, कर देना चाहिए। एक लेवल के बाद में आपको अनाज जो है कम कर देना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, है ना, मतलब साइंस ये कहता है। तो कह रहा है अगर हर आदमी ये खाने लगेगा तो कंज्यूमर प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे अचानक से, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया की वो है मेंटेन्स,
मीटिंग की वर्ब है एंटेल्स, एंटेल करना, किसी चीज को जरूरी बनाना। विच आया है इस चीज के लिए कि हम ये सब चीजें खाने ज्यादा लगे, विच की वर्ब है कुड रेज, रेज का मतलब है बढ़ा देना। कह रहा है जी अफोर्डेबिलिटी इज ऑलरेडी फ्रेजाइल इन एरियाज दैट इंपोर्ट मेनी ऑफ दीज फूड्स। कह रहा है जो अफोर्डेबिलिटी है, जेब पे किसी चीज को अफोर्ड करना यानी उसकी कॉस्ट को सहना, उस चीज को लेने की ताकत रखना। कह रहा है जो लेने की ताकत है इन चीजों को, नट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ये पहले ही बड़ी कमजोर है कई हिस्सों में भारत के। और कौन से हिस्से हैं जहां पे ये चीजें उगती नहीं है, जहां जो हिस्से इंपोर्ट करते हैं इस तरह की फूड आइटम्स को, इस तरह की फूड आइटम्स को। और कह रहा है ये सारा काम होता है लिविंग कंज्यूमर्स एक्सपोज टू प्राइस शॉक्स, लीव करते हुए, छोड़ते हुए कंज्यूमर को एक्सपोज या मजबूर प्राइस शॉक्स के सामने। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे नहीं उगता ड्राइड फ्रूट, जहां पे सब्जियां नहीं होती, बेचारे बाहर से मंगवाते हैं, महंगी सब्जियां मिलती है, वहां पे वैसे ही अफोर्ड करना मुश्किल है। तो बहुत फ्रेजाइल मामला है, कमजोर मामला है। फ्रेजाइल वर्ड आपने देख लिया था, मिट्टी का घड़ा, कांच का गिलास। कह रहा है जी जस्टिस दस इंप्लाइज अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स हेल्थियर मोर डाइवर्स डाइट्स व्हाइल कीपिंग प्राइसेस इन चेक। कह रहा है इस प्रकार से अगर फूड का जो न्याय है, फूड जस्टिस, उसका ये मीनिंग है, वो ये इंप्लाई करता है कि एक ट्रांजिशन या बदलाव आए ऐसी डाइट की तरफ जो ज्यादा हेल्दी हो और ज्यादा नाना प्रकार की, विविध प्रकार की हो। और ये सारा काम हो प्राइसेस को कीप करते हुए चेक में, प्राइसेस को रखते हुए कंट्रोल में। तो सारा दिन चावल मत खाओ, दिन में 2 बार, सारा दिन जो अनाज मत खाओ, सारा दिन फ्रूट भी मत खाओ, ऐसी डाइट खाओ जो हेल्दी हो और जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हो, सलाद भी हो, फ्रूट भी हो, नट्स भी हो, स्प्राउट्स भी हो, अनाज भी हो, डेयरी भी हो, मीट भी हो, है ना, इस तरीके से। तो ये है फूड जस्टिस। जस्टिस की वर्ब है इंप्लाइज। ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया था, एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरी अवस्था में चेंज। यहां भी देखो वही फॉर्मूला लगा हुआ है, हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री और मोर डाइवर्स, अगेन कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। कह रहे बट चेंजिंग डाइट्स मे नॉट ऑलवेज बी डिजायरेबल। कह रहे लेकिन चेंज कर देना अपनी डाइट्स को हो सकता है हमेशा डिजायरेबल ना हो, हर आदमी को पसंद ना है। क्यों? प्रेफरेंसेस आर एंकर्ड इन रिलीजन, कास्ट एंड कन्वीनियंस एंड ऑन नेसेसिटी विजुबी मिड डे मील्स एंड प्रोक्योरमेंट कमिटमेंट्स। कह रहे क्योंकि हमारी जो डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं, खाने को लेकर के हमारी जो चॉइसेस हैं, वो एंकर्ड हैं, फिक्स्ड हैं, टिकी हुई हैं। और किस पे? आपके रिलीजन पे, किस धर्म के हो आप, आपकी कास्ट पे, किस जाति के हो, और आपकी कन्वीनियंस पे, खाना खुद बना लेते हो या बाहर से मंगाते हो, आदमी हो या औरत हो, इसके हिसाब से हमारे फूड जो है ना, फूड से हम बंधे हुए हैं। और कह रहे कहीं कहीं तो नेसेसिटी की वजह से भी बंधे हुए हैं, जरूरत की वजह से भी। और किसके सामने? अगर मिड डे मील के सामने की बात करें या सरकार के प्रोक्योरमेंट के कमिटमेंट्स के सामने की बात करें। अब जो बच्चे को मिड डे मील खाना है तो स्कूल में जो मिलेगा वो वही खाएगा, है ना, इसमें रिलीजन कास्ट का कोई मामला ही नहीं है। और सरकार ने अगर बोल दिया कि किसानों को एमएसपी मिलेगा गेहूं पे, तो गेहूं को सरकार को खरीदना पड़ेगा और लोगों को मुफ्त में बांटना पड़ेगा। तो ये सरकार का प्रोक्योरमेंट का कमिटमेंट है, इससे भी हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एनालिसिस दिया इसने खाने का, है ना। चेंजिंग डाइट्स की वर्ब है मे नॉट ऑलवेज बी, प्रेफरेंसेस की वर्ब है आर एंकर्ड। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लगा हुआ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बना हुआ है, प्रेफरेंसेस जो है बनी हुई है, फिक्स्ड है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट है, फटाफट इसको फिनिश करो। चलिए, कह रहा है जी रादर देन अ डाइट फर्स्ट स्ट्रेटजी देन न्यू स्टैंडर्ड्स कैन कट हार्मफुल इनपुट्स। कह रहा है जी बजाय रादर देन एक डाइट फर्स्ट स्ट्रेटजी के, ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें पहले डाइट को आप फिक्स करो, लोगों को बिठाओ, समझाओ कि क्यों चावल खाता है सारा दिन, सब्जी खाया कर, अनाज की बजाय फ्रूट खाया कर। कह रहा है जी पहले बजाय इस काम को करने के, लोगों को डाइट की जो है फिक्स करने के, कह रहा है तब जाकर के हमें इसके बजाय जो नए स्टैंडर्ड्स हम बनाएंगे सरकार की तरफ से, वो कट कर सकते हैं हार्मफुल इनपुट्स को। सरकार ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बना दे कि खाद जो है, उर्वरक कम यूज हो, पेस्टिसाइड कम यूज हो, तो वो हार्मफुल इनपुट जो है आपके फूड में वो कम हो जाएगा। फिस्कल मेजर्स कैन मेक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड चीपर एंड प्रोक्योरमेंट कैन नॉर्मलाइज रीजनली फेमिलियर मोर अफोर्डेबल डिशेस। फिर फिस्कल ऐसे मेजर्स उठाए जाएं, फाइनेंशियल ऐसे कदम उठाए जाएं जो कि प्रोसेस फूड्स को मिनिमली प्रोसेस फूड्स है उनको सस्ता बना दें, है ना, एकदम बिल्कुल जो है, समझ गए ना, जो बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं है, एकदम अच्छा होल फूड है, उसको सस्ता बनाया जाए सरकार की तरफ से। और प्रोक्योरमेंट जो है, सरकार का जो फूड खरीदने का जो तरीका है वो भी नॉर्मलाइज कर सकता है ऐसे फूड की डिशेस को जो रीजनली फेमिलियर हो और मोर अफोर्डेबल हो। तो हमें डाइट फर्स्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, लोगों को नहीं समझाना है, पहले सरकार को हरकत में आना है। नए स्टैंडर्ड्स बनाओ जिससे खाने में जहर कम आए, और ऐसा फिजिकल मेजर अपनाओ, ऐसे फाइनेंशियल कदम उठाओ और प्रोक्योरमेंट करो
कि आपको फास्ट फूड जो है महंगा लगे और प्रोसेस फूड जो है मिनिमली प्रोसेस फूड सस्ता लगे, और आपके एरिया में जो डाइट अफोर्डेबल है और आपके लिए ज्यादा फेमिलियर है और आपके लिए अच्छी है वो आपके पास पहुंचने लगे। चलिए, न्यू स्टैंडर्ड्स की वर्ब है कैन कट, मेजर्स की वर्ब है कैन मेक, प्रोक्योरमेंट की वर्ब है कैन नॉर्मलाइज। अगेन फेमिलियर एक एडजेक्टिव है, मोर अफोर्डेबल भी एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव लगाओ या फिर एक स्टेप ऊपर कंपैरेटिव लगाओ, लगी हुई ना यहाँ पे, रीजनली फेमिलियर एंड मोर अफोर्डेबल। कह रहा है इवन देन सप्लाई साइड रिफॉर्म इज एसेंशियल टू ओवरकम वाटर स्ट्रेस, डिग्रेडेड सॉइल्स एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस इन कोल्ड चेन्स एंड प्रोसेसिंग। कह रहा जी तब भी, ये सब करने के बाद भी, जो सप्लाई साइड से जो रिफॉर्म है, जो बाजार तक माल पहुंचता है किसान का और बाजार में बिकता है आकर के आपके घर तक आता है, सप्लाई का जो पूरा चेन है उसमें सुधार जो है तो वो भी बड़ा जरूरी है, ताकि हम 3-4 चीजों को ओवरकम कर सकें, 3-4 चीजों को फतह कर सकें। पहली चीज है वाटर स्ट्रेस, पानी के ऊपर जो दबाव पड़ता है, पानी यूज होता है। फिर डिग्रेडेड सॉइल्स, मिट्टी जो डिग्रेड होती जा रही है बार बार एक ही फसल उगाने की वजह से। फिर फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है हमारी, डीजल पे, पेट्रोल पे जो हमारी निर्भरता है, कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड चेन्स में और प्रोसेसिंग प्लांट्स में। तो यहां भी आपको सुधार करने होंगे तो जाके मामला सेट बैठेगा। रिफॉर्म की वर्ब है एसेंशियल। कह रहा इंडिया ऑल्सो नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम इम्प्लिसिट ओपन एंडेड इंसेंटिव्स टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। कह रहा भारत को तो एक और काम करना है, भारत को जरूरत है कि वो नीड है उसको कि वो मूव अवे फ्रॉम कर जाए, दूर हट जाए। और किससे? एक गलत काम से। कौन सा काम है? हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के जो इंसेंटिव्स देते हैं कि बोरवेल लगा और जितना मर्जी पानी निकालो, सरकार करती है ना ऐसा। ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने पे इंसेंटिव मिलता है आपको, बोरवेल पे सब्सिडी भी दे देती है, बिजली से बोरवेल चलेगा, बिजली भी आपको मुफ्त मिल जाएगी यूपी साइड में, पंजाब साइड में। तो भारत को इस चीज से दूर हटना होगा, किसानों को जो ग्राउंड वाटर निकालने की पूरी छूट मिली हुई है इंसेंटिव के साथ में, और ये इम्प्लिसिट है, साफ साफ नहीं मिली हुई। बिजली माफ कर देंगे, बोरवेल पे सब्सिडी दे देंगे, अपने आप ही किसान जो है बोरवेल बना करके पानी निकालेगा। तो इससे दूर हटना चाहिए। इंडिया की वो है नीड्स। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, रीडिंग जरूर से देना। कह रहे फाइनली द कमीशन आइडेंटिफाइज मार्केट कंसंट्रेशन, वीक इंसेंटिव फॉर प्रिवेंटिंग लेबर एंड इकोलॉजिकल हार्म एंड अनड्यू कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एज फैक्टर्स। कह रहा है फाइनली ये जो कमीशन है ये आइडेंटिफाई करती है भारत में 3-4 चीजों को। पहली चीज है मार्केट में कंसंट्रेशन। कुछ एक ही कंपनियां जो है किसी प्रोडक्ट के अंदर डोमिनेट करती हैं, है ना, कोई खाने की चीज है बस उसी कंपनी से मिल रही है, कंसंट्रेट हो गया है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। दूसरा, इंसेंटिव बहुत कम है प्रिवेंट करने के लिए, एक तो लेबर को और दूसरा इकोलॉजिकल हार्म्स को। लेबर हार्म आप समझते हैं, मजदूरों का शोषण, इकोलॉजिकल हार्म यानी पर्यावरण का शोषण। तो इंसेंटिव बहुत कम है भारत में इस तरह के शोषण को रोकने का। और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस जो है अनड्यू है, इनऑर्डिनेट है, बहुत जरूरत से ज्यादा है। उद्योगपति सरकार से दोस्ती करके रखते हैं। कह रहे कमीशन आइडेंटिफाई करता है इन 3 काली चीजों को, खराब चीजों को, फैक्टर्स के तौर पे, कारणों के तौर पे, रीजंस के तौर पे। और कौन से रीजंस हैं? दैट कुड स्टॉल चेंज, जो स्टॉल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं आने वाले बदलाव को। कह रहे जस्टिस ऑन द अदर हैंड डिमांड्स स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव बार्गेनिंग by workers and small producers and consumer representations in regulatory processes। कह रहा है अगर जस्टिस लाना है तो वहीं दूसरी तरफ फूड में जस्टिस आएगा इस डिमांड के साथ। जस्टिस में यह चीज जरूरी है कि आप एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करें और अच्छे तरीके से। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एक पूरा ग्रुप मिल गया और सरकार से बातचीत कर रहा है, हमारे हक जो है हमें मिले, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग मिले मजदूरों से, वर्कर से, छोटे प्रोड्यूसर जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, छोटी मोटी है ना, अंडर जो है 1 करोड़ 5 करोड़। और कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन मिले, आपके और मेरे लोगों के प्रतिनिधि भी हों रेगुलेटरी प्रोसेस के अंदर शामिल। यहां से आपको फूड में जस्टिस मिलेगा। बड़ों की बात मत सुनो, ऊपर वालों की, नीचे वालों की बात सुनो। कह रहे दीज सेफगार्ड्स आर पार्शियल एट बेस्ट टुडे। ये सारे सेफगार्ड्स, ये सारे सुरक्षा के तंत्र हमारे देश में हैं, लेकिन वो पार्शियल हैं, आंशिक हैं, अधूरे हैं, अगर सबसे अच्छे रूप में एट बेस्ट देखा जाए आज तो। अगर हम मान लेना है, पूरा अच्छे से मान ले, तो भी हमें पता लगेगा वो आधे अधूरे हैं। कह रहा है नीड टू बिकम गारंटीड इन प्रैक्टिस, और इनको जरूरत है कि इनकी गारंटी मिले प्रैक्टिस के अंदर, हकीकत के अंदर। ये सारे सेफगार्ड्स वास्तव में होने चाहिए। सेफगार्ड्स की वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है नीड। चलिए, मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं आर्टिकल्स। इस आर्टिकल को जिसने पूरा पढ़ा होगा, समझा होगा, एक तो उसको अपनी रीडिंग पे भरोसा आया होगा, नए वर्ड्स आपने वोकैब के सीखे होंगे, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या फूड है और कैसे क्लाइमेट एमिशन उससे जुड़ा हुआ है। चलो अब जल्दी से क्लास को रैप अप करेंगे, क्लोज टेस्ट है आपका। मैंने कुछ क्वेश्चंस
या कहते हैं कि कुछ वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, इनमें से 5 चुन चुन करके आपको इन 5 ब्लैंक्स में डालने हैं। मैं अभी करवा दूंगा क्लोज टेस्ट, पहले खुद से ट्राई दो। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज करो। चलिए, द कमिटी आर्ग्यूड, पहले तो सारे वर्ड्स देख लो। इनऑर्डिनेट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा। ओवरकम एक वर्ब है, इसका मतलब है फतेह पाना। एंटेल एक वर्ब है, इसका मतलब है जरूरी बनाना। ब्रीच एक वर्ब है, इसका मतलब होता है नाउन भी है और वर्ब भी है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। इम्प्लिसिट यानी इनडायरेक्ट, जो सीधे सीधे नहीं बताया गया, बस कह दिया गया इनडायरेक्ट तरीके से। एक्सपीडियंट भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है व्यवहारिक। फ्लिमजी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कमजोर, है ना। और प्लेनेटरी यानी जो प्लेनेट से जुड़ा हुआ हो, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो वर्ब एडजेक्टिव हमने देख लिया। अब देखो कहां पे क्या रखना है। कह रहा कमिटी ने आर्ग्यू किया कि जो ज्यादातर सोल्यूशन है, और सोल्यूशन कैसे, इस टाइप के, वो ऐसा करेंगे, और जो भी करेंगे एक वर्ब यहां पे लगेगी। कह रहा है वो ये करेंगे रिवाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज किया जाए। अब यहीं रुक जाओ। सॉल्यूशन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव आपके सामने है, प्लेनेटरी, फ्लिमजी, एक्सपीडियंट और इनऑर्डिनेट या इम्प्लिसिट। सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा होगा, सॉल्यूशन इनडायरेक्ट होगा, सॉल्यूशन कमजोर होगा, सॉल्यूशन व्यवहारिक होगा, या सॉल्यूशन पूरे प्लेनेट का होगा। अरे भाई सॉल्यूशन व्यवहारिक चाहिए हमें, मोस्ट एक्सपीडियंट सॉल्यूशन, तो यहां पे आ जाएगा एक्सपीडियंट। ऐसे चूज करना होता है क्लोज टेस्ट में। तो जो मोस्ट एक्सपीडियंट सॉल्यूशन है वो इस चीज को जो है रिवाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट को कुछ करेगा। वो क्या करेगा? उसको जरूरी बनाएगा। एक वर्ब चाहिए, वुड बेस फॉर्म, मतलब मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। वर्ब है यहाँ पे एंटेल और ओवरकम। यहाँ पे हमें जरूरी बनाना है, जो है एंटेल करना है, रिवाइज किया जाए कॉन्ट्रैक्ट्स को, ओवरकम नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटेल लिखेंगे, वुड एंटेल। बट क्रिटिक्स वांट दैट सच अ मूव शोड एंड डैश रिलायंस ऑन डैश अजम्पशंस। लेकिन क्रिटिक्स ने वार्न किया कि इस तरह की एक हरकत अगर हमने की तो वो ये दिखाती है कि एक इस टाइप की रिलायंस है या निर्भरता है इस टाइप की अजम्पशंस पे। देखो, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अजम्पशन, ठीक है। शो वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिलायंस। दोनों एक नाउन्स हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। रिलायंस कैसी होगी, निर्भरता कैसी होगी? एडजेक्टिव देख लो, निर्भरता कैसी होगी? एडजेक्टिव आपके सामने मैं सारे लिख रहा हूं। निर्भरता होगी इनऑर्डिनेट, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। और ये किस पे होगी? ये होगी ऐसी एजम्पशंस पे जो बड़ी कमजोर है, फ्लिमजी है, फीबल है। तो ऐसे थोड़ा आपको सेंस लगाना है ना, यहां पे जो है फ्लिमजी आ जाएगा। लास्ट वाला 5वां खुद से निकालो, आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं वीडियो के नीचे, वहां से मैच कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऑथर मेंशन करता है कि प्रेफरेंसेस हमारी फिक्स्ड है, हमारे धर्म में, जाति में और कन्वीनियंस पे। ये क्यों लिखा ऑथर ने, क्या बताने के लिए लिखा? सिंपल, कि आपके घर में जो खाया जाता है, रिलीजन और कास्ट में जो खाया जाता है, और आपकी जो कन्वीनियंस है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, चाहे आपको कितना भी सिखा दिया जाए। समझ गए ना? अगर घर में मीट खाया जाता है सुबह शाम तो आप खाओगे, घर में चावल ही बनते हैं 3 टाइम तो चावल खाओगे। तो ये लिखा है ऑथर ने बताने के लिए कि डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइट में जो विविधता है, वो फेस करती है प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, जो आपके समाज और संस्कृति से आता है। यहां तक कि जब वो इकोनॉमिकली डिजायरेबल हो, पैसे के हिसाब से फाइनेंशियली वो सही हो, तो भी आपके घर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। 6वें का आंसर है बी। चलिए लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली इस वर्ड की वजह से, दूसरी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको बननी चाहिए इस वर्ड के आसपास। अगेन जो आंसर्स मैंने बताए नहीं है उनके रखे मैंने फर्स्ट कमेंट में, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले? 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे लिख दिया करो पीडी का मतलब है सर पूरा देखा, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।